इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा डाटा स्ट्रक्चर विद सी प्लस प्लस सीरीज का पहला वीडियो है। ये एक नई सीरीज है जिसको हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किया है। इस सीरीज में हम शुरू से लेकर एंड तक पूरी सी प्लस प्लस सीखेंगे और उसके बाद हम इसकी हेल्प से डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। और इस सीरीज का एक वीडियो हर रोज शाम को 7 बजे इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लैंग्वेज का नाम देखते हैं, क्योंकि कई बच्चों को डाउट रहता है कि उन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज का नाम सुना है, सी लैंग्वेज का नाम सुना है, लेकिन उन्हें सी प्लस लैंग्वेज का नाम नहीं सुना कि आखिर सी प्लस नाम की कोई लैंग्वेज क्यों नहीं होती। जिन बच्चों को सी लैंग्वेज आती है तो उनको पता होगा कि इस जो प्लस प्लस का मतलब होता है सी लैंग्वेज के अंदर, उसका मतलब होना है एक से इंक्रीज कर देना, किसी नंबर को एक से इंक्रीज कर देना। तो देखिए, जो हमारी सी प्लस प्लस होती है, ये सी का ही एक अपडेट वर्जन होती है। तो अगर हम सी का लेवल एक इंक्रीज कर देंगे, अगर हम सी के लेवल को एक से इंक्रीज कर देंगे, उसको हम अपडेट कर देंगे, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे सी प्लस प्लस। तो इसलिए जो हमारी सी के बाद अगली लैंग्वेज होती है वो सी प्लस प्लस होती है, क्योंकि यहाँ पर इस प्लस प्लस का मतलब है कि हमने सी का लेवल एक इंक्रीज कर दिया। तो आज की वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे और अपना पहला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन है कैरेक्टर सेट की। तो देखिए, आप कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल जो किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करे, उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। तो वो कोई भी अल्फाबेट, डिजिट या कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है। और यहाँ पर दूसरा वर्ड है सेट। तो देखिए, सेट आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम सेट कहते हैं। तो देखिए, कैरेक्टर का जो सेट हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज कर सकते हैं उसको हम कैरेक्टर सेट कहेंगे। तो देखिए, सी प्लस प्लस के अंदर हम 26 अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं और इनमें कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग होंगे। हम इन सभी अल्फाबेट्स को सी प्लस प्लस के अंदर यूज कर सकते हैं और उसके साथ हम डिजिट्स को यूज करते हैं 0 से 9 तक। और उसी के साथ साथ अब हमारे कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिनको हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। तो ये कुछ हमारे स्पेशल सिंबल हैं, इनको भी आप देख लेना। ये आपको अभी याद नहीं करने, ये आपको समय के साथ, टाइम के साथ अपने आप याद हो जाएंगे कि इनका यूज क्या है और इनको हम कब यूज करते हैं। और उसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन है आइडेंटिफायर की। तो देखिए, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, आइडेंटिफायर मतलब जिससे हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर पाए, जिससे हम किसी चीज की पहचान कर पाए। तो जैसे मान लीजिए, यहाँ पर एक लड़का है और इसका नाम है अमन। तो ये जो अमन होगा, ये अमन इस लड़के का आइडेंटिफायर कहलाएगा, क्योंकि इस अमन से हम इस लड़के की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नाम है ये इसकी पहचान है। तो इसी प्रकार से हम इंफॉर्मेशन को कुछ नाम देते हैं, जिससे हम उस इंफॉर्मेशन की पहचान कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। तो देखिए, आइडेंटिफायर को बनाने के हमारे पास कुछ रूल होते हैं। हम इन रूल्स को देखते हैं। सबसे पहला रूल है फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, कि जो हमारा पहला कैरेक्टर होगा आइडेंटिफायर का, वो या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या अल्फाबेट होना चाहिए। वो किसी डिजिट या स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है नेम शुड ओनली कंटेन अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। इन तीन चीजों के अलावा उस नाम में कुछ और भी नहीं होना चाहिए, हम केवल उसमें अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर ही डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। तो देखिए, कीवर्ड हम अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे थोड़ी देर बाद, पर अब अभी हम इसको समझ लेते हैं कि जो भी हम आइडेंटिफायर बनाएंगे, जो भी हम नाम देंगे, वो नाम हमारा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। द लोअर केस एंड अपर केस कंसीडर्ड डिफरेंटली बिकॉज सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कि जो हमारा अपर केस और लोअर केस होगा अल्फाबेट्स का, उनको हमारी सी प्लस प्लस अलग अलग कंसीडर करेगी, क्योंकि जो हमारी सी प्लस प्लस है वो केस सेंसिटिव है। और उसके बाद जो हमारी अगली डेफिनेशन है वो है कीवर्ड की। तो देखिए, सी प्लस प्लस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कुछ एक स्पेसिफिक काम करते हैं, उनको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं। इनको हम अपने काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये अपना एक स्पेसिफिक काम करते हैं। और इन वर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। तो देखिए, हमारी एक और डेफिनेशन है वेरिएबल की। तो आपने मैथ्स में वेरिएबल के बारे में पढ़ा होगा। वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं, जो हमारे कांस्टेंट नहीं होते और जो चेंज होते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, ए वेरिएबल इज a memory location associated with some name in order to store some form of data and retrieve it when it's required। तो देखिए, जो हमारा वेरिएबल होता है वो किसी मेमोरी लोकेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसके अंदर हम एक डाटा स्टोर करते हैं, और जब हमें उस डाटा की जरूरत होती है तब हम उसको निकाल भी सकते हैं। तो इसको हम एक वेरिएबल कहते हैं। तो जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए, अगर आपको 10 स्टोर करना है मेमोरी के अंदर,
तो ये जो हमारा 10 होगा, ये किसी एक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होगा। तो मान लीजिए ये स्टोर हुआ 1 2 3 में, तो ये देखिए जो यहाँ पर ये 1 2 3 है, ये इसकी मेमोरी लोकेशन है। तो यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया ए। तो ये जो ए होगा ये एक वेरिएबल कहलाएगा, और ये हमारा जो ए होगा वो इस 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगा ए, तो हमारा आंसर आएगा 10, क्योंकि ए के अंदर 10 स्टोर है। तो इस ए को हम वेरिएबल कहेंगे। तो देखिए वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो देखिए सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उसकी ग्रामर को सीखते हैं। ग्रामर का मतलब उसको लिखने का तरीका। तो यहाँ पर भी जो सिंटेक्स है उसको हम ग्रामर कह सकते हैं, या कि हम किस प्रकार से एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, हम किस प्रकार से एक बात कंप्यूटर के आगे लिखेंगे। तो जो इस वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वेरिएबल बनाने का जो हमारा सिंटेक्स रहता है, वो कुछ इस प्रकार से रहता है। सबसे पहले लिखते हैं हम डाटा टाइप, या भी हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम, और उसके बाद हम इक्वल टू लगा के लिखते हैं वैल्यू, और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये जो है हमारा पूरा सिंटेक्स रहता है एक वेरिएबल को बनाने का। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया कि इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल, और इस ए के अंदर हमने स्टोर किया है 10। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से जब हमने ए बनाया, तो मेमोरी के अंदर हमारा ए से इस प्रकार से एक डब्बा बन गया, और इस डब्बे के अंदर हमारा 10 स्टोर हो गया। और एक बात मैं और बता दूं कि ये जो इक्वल टू का साइन है, ये मैथ वाला इक्वल टू का साइन नहीं है। इस इक्वल टू का साइन का मतलब होता है कि मैंने ये 10 की वैल्यू इस ए को दे दी। जो हमारी इस साइड में वैल्यू लिखी है, वो वैल्यू हमने इस साइड वाले वेरिएबल को दे दी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस 10 की वैल्यू इस ए को दे दी, इस ए के अंदर स्टोर कर दी। तो ये हमारा इक्वल टू का साइन हमारा ये काम करता है। इसको हम आगे आने वाले वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। इस वाली लाइन के बाद मैंने नीचे लाइन लिखी ए इक्वल टू 20। तो देखिए इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से हमारे इस ए के अंदर 20 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने 10 की वैल्यू स्टोर की थी, और उसके बाद हमने लास्ट नीचे वाली लाइन में 20 की वैल्यू स्टोर कर दी। तो देखिए यहाँ पर हमारी 20 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और इसके अंदर जो हमने 10 की वैल्यू स्टोर की थी वो वैल्यू हट जाएगी, और ए के अंदर एक नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी 20। और मान लीजिए अगर मैं इसके बाद लिखता हूँ ए इक्वल टू 40, तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इक्वल टू 40, तो यहाँ पर 20 की जगह पर 40 स्टोर हो जाएगा। तो देखिए जो हम इस वेरिएबल के अंदर लास्ट में स्टोर करेंगे वो इस ए के अंदर स्टोर होगा। तो ये हमारा एक डब्बा है, और इसके अंदर हम जो इक्वल टू लगा के वैल्यू देते जाएंगे वो इस वैल्यू इस ए के पास पहुंचती रहेगी। तो जैसे हमने यहाँ पर इस ए को 40 की वैल्यू दे दी, तो यहाँ पर इस 40 की वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा वेरिएबल काम करता है। अब हमारा अगला टर्म है डाटा टाइप। तो देखिए यहाँ पर आपको दो नाम से दिख रहे होंगे, पहला वर्ड है डाटा और दूसरा है टाइप। तो जो हमारे डाटा का टाइप रहता है उसको हम कहते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी वो किस टाइप की है। तो देखिए ये हमारे दो टाइप के होते हैं डाटा टाइप्स। पहले होते हैं प्रिमिटिव, और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो अगर आपने 9th या 10th केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो उसमें आपने दो टर्म्स पढ़े होंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे एटम्स होते हैं उनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं इनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारे सबसे लोएस्ट लेवल के डाटा टाइप होते हैं जिनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, ये इन प्रिमिटिव डाटा टाइप से मिलकर बनते हैं। तो अब हम अपना पहला डाटा टाइप देखते हैं, इंटीजर। तो देखिए इंटीजर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, जो पॉइंट्स में नहीं लिखे होते उनको हम इंटीजर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये जो 5 है ये हमारा कंप्लीट है, तो इसको हम एक इंटीजर कहेंगे। ये हमारा पॉइंट्स में नहीं लिखा, ये हमारा पूरा का पूरा एक नंबर है, होल नंबर है, तो इसको हम एक इंटीजर कहेंगे। और यहाँ पर जो दूसरा हमारा टाइप है वो है फ्लोट। तो जितने भी हमारे पॉइंट्स वाले नंबर होंगे उनको हम कहेंगे फ्लोट नंबर, इनका डाटा टाइप होगा फ्लोट। और जो तीसरा डाटा टाइप है वो है कैर। तो देखिए ये जो कैर वर्ड है ये कैरेक्टर से बना है। तो कैर का मतलब होता है जितने भी हमारे ये अल्फाबेट्स होंगे इंग्लिश के इनको हम कहेंगे कैर। जब भी हमें एक वेरिएबल बनाना होगा कैर का, तो उसके से पहले हम लिखेंगे कैर, और उसके बाद वेरिएबल का नाम। और उसके बाद हमारा अगला डाटा टाइप है स्ट्रिंग। तो देखिए जैसे इंग्लिश में हमारे वर्ड्स होते हैं, तो उन यहाँ पर जो हमारे सी प्लस प्लस के अंदर वर्ड होंगे उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे यहाँ पर ये वर्ड है, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा कैरेक्टर है। और जो हमारा पांचवा डाटा टाइप है वो है बूल। तो बूल के अंदर हमारी दो तरह की वैल्यू आती हैं, ट्रू और फॉल्स।
तो आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि बूल के अंदर दो तरह की वैल्यूज आती हैं, दो तरह के आउटपुट आते हैं, ट्रू और फॉल्स के। और अब हम अपने नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को देख लेते हैं। तो ये जो हमारे डाटा टाइप्स रहेंगे, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप से मिलकर बनते हैं, और इन सभी को हम आगे डिटेल में पूरे पूरे वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, तो ये जो हमारे डाटा टाइप्स हैं, ये इन सब से मिलकर बने हैं। और अब हम देखते हैं सी इन और सी आउट को। तो देखिए, ये सी प्लस प्लस के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम इनपुट और आउटपुट का काम करते हैं। तो इनका हम लगभग हर प्रोग्राम में यूज करते हैं इन दोनों का। तो ये आपको आनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम सी इन को देखते हैं। तो जो सी इन है, तो इसका हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। जैसे मान लीजिए, अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिस प्रोग्राम में आप कंप्यूटर को एक वैल्यू दें और वो कंप्यूटर उसका टेबल आपको प्रिंट करके दे दे, तो उसमें आप जो वैल्यूज कंप्यूटर को इनपुट देंगे, तो उसके लिए आपको सी इन का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका यूज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सी इन, और उसके बाद ये दोनों एरो के साइड, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है ए। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सी इन आपसे स्क्रीन पे कोई वैल्यू लेगा और ये वो वैल्यू वो ए को दे देगा। तो हमें इस प्रकार से इसको याद रखना है। मान लीजिए आपको एक से ज्यादा वैल्यू इनपुट करनी है, तो उसके लिए आप लिखेंगे सी इन ए, बी और सी। तो यहाँ पे जो हमारे दो ग्रेटर देन के साइन है, इनको हम कहते हैं इनपुट ऑपरेटर। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जो आप सबसे पहली वैल्यू देंगे, वो वैल्यू ए को चले जाएगी, दूसरी वैल्यू बी के पास चली जाएगी, और तीसरी वैल्यू सी के पास चली जाएगी, और लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारी तीनों वेरिएबल के पास वैल्यूज चले जाएंगी, और इस सीन की हेल्प से हम किसी भी चीज को इनपुट करा सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फ्लोट वैल्यू, किसी भी वैल्यू को इनपुट दे सकते हैं। और दूसरा हमारा एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है सी आउट। तो देखिए, सी आउट क्या करता है, तो सी आउट की हेल्प से हम स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमें कोई वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सी आउट और दो ग्रेटर देन के सिंबल्स, और उसके बाद ए, और फिर दोबारा बी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होंगी, वो वैल्यू हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगी। तो देखिए, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए आप याद रखिए कि जिस तरफ एरो के साइन होंगे, वैल्यू उस तरफ जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए, अगर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो ए की वैल्यू सी आउट की तरफ जाएगी। तो सी आउट को वैल्यू मिल रही है जो स्क्रीन पे जाएगी। और उसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं, सी इन वैल्यू दे रहा है ए को, ए के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहा है। तो जो हमारे एरो के साइन है, वो इस तरफ है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अगर आप स्क्रीन पे कुछ मैसेज प्रिंट करवाने हैं, तो उसको आप ऐसे डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो इस लाइन से क्या होगा, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ उसके बाद हमारा ये ए वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, और इस ए की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हमारा पहला प्रोग्राम लिखा है। तो देखिए, जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, तो हम सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का। हम ये लाइन स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए, ये जो पहली दो लाइन है, ये हम लगभग हर प्रोग्राम में लिखते हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि ये जो हमारी लाइन है, इनको हम हर प्रोग्राम में लिखेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है इंट मेन, इसको भी हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं। और उसके बाद ये जो आपको करली ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखी है सी आउट, तो इस सी आउट से क्या होगा, हमारा ये हेलो वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। इसके अलावा बाकी सभी लाइनें वो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। लेकिन अभी आप बस केवल इस पे ध्यान दीजिए कि इसकी हेल्प से क्या होगा, हमारा ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो देखो, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम सबसे पहले टर्मिनल पे जाएंगे, उसके बाद न्यू टर्मिनल, और उसके बाद हम लिखेंगे जी प्लस प्लस। और जी प्लस प्लस लिखने के बाद हम इस फाइल का नाम लिखेंगे। मैंने इस फाइल का नाम रखा है fp.cpp। तो हम ये यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद हमें लिखना है ./a.exe। इससे हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए, जो हमारा आउटपुट आया, वो आया हेलो वर्ल्ड। तो इस प्रकार से हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिखा है। तो देखिए, इस प्रोग्राम में मैंने क्या चेंज किया है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। तो जब भी आप सी प्लस प्लस के अंदर एक वेरिएबल बनाते हो, तो आपको पहले बताना पड़ता है कि वो किस टाइप का है, उसके अंदर आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो देखिए, हम जो वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो इंटीजर टाइप की होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इंट ए। तो इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। और उसके बाद मैंने लिखा सी आउट एंटर।
तो देखिए जो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है सी इन, और उसके बाद लिखा है ए। तो देखिए इस लाइन में जो ये सी इन है ये हमसे एक वैल्यू लेगा और ये ए को वैल्यू पकड़ा देगा, ए के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देगा, और उसके बाद हम इस सी आउट की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। और याद रखना है रन करने से पहले आपको इसको सेव करना है। इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे g++ fp.cpp। देखिए ये जो हमारी कमांड है इससे क्या होगा, ये केवल हमारी जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करती है। और आउटपुट के लिए हम लिखेंगे a.exe। तो देखिए हमारा यहाँ पे आउटपुट आया एंटर। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया 10, और उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रिंट हुआ 10। तो इस प्रकार से हमारा ये सी इन और सी आउट काम करते हैं। अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।